नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टेटन। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आज हम इसी क्रम में पढ़ने वाले हैं गुप्त काल को। तो आइए देखते हैं गुप्त काल दिए गया है। यहाँ पर दिए गए हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में दिया है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जो कि 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक था, और इसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा कि संस्थापक तो श्रीगुप्त थे, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक हैं उन्हें चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। आगे दिया गया है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत आरंभ किया था। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। सर्वप्रथम रजत मुद्राओं का प्रचलन चंद्रगुप्त प्रथम ने कराया था। दोस्तों याद रखिएगा, रजत मुद्राओं का प्रचलन गुप्त काल में हुआ था और इसका प्रचलन चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। आगे दिया गया है समुद्रगुप्त के बारे में, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। आगे दिया गया है, समुद्रगुप्त की विजयों का विवरण काव्य प्रशस्ति प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसे हरिशेन ने उत्तीर्ण किया था। समुद्रगुप्त कवि, संगीतकार और विद्वानों का संरक्षक था। आगे दिया गया है, समुद्रगुप्त को अश्वमेध यज्ञ करवाने का श्रेय दिया जाता है। तो याद रखिएगा, समुद्र पूछता है कि गुप्त काल में किसने यज्ञ करवाया था, तो आप बता सकते हैं कि समुद्रगुप्त ने कराया था। आगे दिए गए हैं, समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ तथा विद्या का संरक्षक था। दोस्तों आगे देखते हैं, उसके सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है तथा कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि और समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से कहा गया में कहा एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। आगे दिया गया है, जो कि माना जाता है सबसे महान शासक गुप्त काल का, वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके अन्य नाम है देवगुप्त, देवराज, देवश्री। और आगे दिया गया, चीनी यात्री फाह्यान इसके शासनकाल में भारत आया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। दोस्तों लगभग सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है, लेकिन परम भागवत लगभग नहीं जानते हैं, तो यही पूछता है। आगे दिए गए, शक विजय के उपरांत सकारी उपाधि धारण की तथा महरौली दिल्ली में लौह स्तंभ खुदवाकर विजयोत्सव मनाया था। तो आइए देखते हैं गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इसके भी 9 रत्न थे, जैसे अकबर के काल में थे। तो देखते हैं, इसमें दिया गया है, कालिदास, अमर्त सिंह, शंख, धवंतरी, छकपड़क, बेताल भट्ट, वररुच, घटकर, बराहमिहिर। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट दिया गया है, इसमें 3 लोगों के बारे में पूछता है, बराहमिहिर, अमर सिंह, कालिदास। इन तीनों के बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आप ध्यान रखिएगा। आगे दिया है कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत कुमारगुप्त प्रथम शासक बना। इसने अश्वमेध महेंद्र की उपाधि धारण की। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के मिलते हैं। कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था। इसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और इसके शासनकाल में चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पर देखिए स्कंदगुप्त के बारे में, इसके शासन में हूणों का आक्रमण हुआ था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार
स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र के गवर्नर पणदत्त के पुत्र चक्रपालित ने करवाया था। दोस्तों याद रखिएगा कि पुनरुद्धार जो है सुदर्शन झील का वो स्कंदगुप्त के काल में चक्रपालित ने करवाया था। आगे दी गई कहोम अभिलेख के अनुसार इसने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सांग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजे थे। आगे दिए कुमारगुप्त द्वितीय के बारे में। यह गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान शासक था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद गुप्त प्रांतों में सर्वप्रथम जूनागढ़ जो कि सौराष्ट्र है प्रांत स्वतंत्र था। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त तृतीय था। तो दोस्तों आइए देखते हैं गुप्तकालीन स्थिति एक दृष्टि में। तो देखते हैं आर्थिक दशा उस समय की कृषि, उद्योग धंधे, व्यापारिक संघ ये सभी थे। और सामाजिक दशा थी सुखी तथा समृद्धशाली जीवन जीते थे वहाँ के लोग। संयुक्त परिवार था। प्रथा भी थी, स्त्रियों की स्थिति भी ठीक थी। जाति प्रथा और अस्पृश्यता, दास प्रथा, आश्रम व्यवस्था, केशकलाप तथा श्रृंगार, आभूषण, वस्त्र, खान पान, आमोद प्रमोद, लोगों का उच्च नैतिक स्तर। दोस्तों ये सभी कुरीतियाँ भी कह सकते हैं इसे, और कुछ ठीक दशाएं भी हैं, ज़्यादातर कुरीतियाँ ही हैं। तो इसकी धार्मिक दशा देखते हैं। धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक भक्ति का महत्व, मंदिरों का निर्माण, विदेशियों को हिंदू बनाना, विदेशों में हिंदू धर्म का फैलाना, हिंदू धर्म की प्रगति, सूर्य, नाग तथा यज्ञों की पूजा। और प्रमुख धर्म दिए गए हैं वैदिक धर्म, पौराणिक धर्म, वैष्णव धर्म, शैवमत धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। दोस्तों इसमें दो धर्म को विशेष मान्यता दी गई है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म। और सभी वैसे छोटे छोटे शासक आते गए और ये लोग भी अलग अलग धर्म के उपासक थे। तो आइए देखते हैं गुप्तकालीन का प्रशासन कैसा था। ठीक है, प्रशासन की सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था और प्रांत को देश, अमनी अथवा भुक्ति कहा जाता था और भुक्ति के शासक को ऊपरी कहा जाता था। सीमांत प्रदेश के शासक गोप्ता कहलाते थे। और आगे दिए गया है कि भुक्ति का विभाजन जिलों में किया गया था। जिले को विषय कहा जाता था। विषय का प्रधान विषयपति कहलाता था। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी जिसका प्रशासन ग्राम सभा द्वारा चलाया जाता था। दोस्तों पूछा जाता है कि अगर आप ग्राम समाज की तैयारी करेंगे, जैसे यूपी लेखपाल, बीडीओ आदि, जैसे यूपी SSSC के बारे में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूछता है कि ग्राम की जो सबसे छोटी इकाई माना जाता है ये प्राचीन भारत में किस काल से माना जाता है, तो आपका आंसर गुप्त काल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे। ये क्या है, ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली तथा बिहार में ग्राम जनपद कहा जाता था। याद रखिएगा। दामोदरपुर ताम्रपत्र में ग्राम सभा के अधिकारियों का नाम मिलता था। और महत्तर जिसे महतो या महता कहते हैं, अष्टकुलाधिकारी ग्रामिक तथा कुटुम्बिन कहलाता था। प्रांतों के शासकों को सामान्यतया कुमारमात्य कहा जाता था और देश का प्रधान गोप्ता कहलाता था तथा शासन की इकाई अधिकरण कहलाती थी। दोस्तों आगे देखते हैं। आगे दिए गए हैं गुप्तकालीन वास्तुकला एवं मूर्तिकला के साक्ष्य। इसमें दिए गए हैं शिव मंदिर जो कि भूमरा उस समय का स्थान था, इस समय नागौद है। और विष्णु मंदिर इस समय जबलपुर में है जो कि तिगवा कहलाता है। और दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी में है। पार्वती मंदिर नचना कुठार में है। आगे दिए गए लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव कानपुर ईंट से निर्मित है ये लक्ष्मण मंदिर। और शैव गुफा उदयगिरी की पहाड़ियों में है। निर्माता सेनापति वीरसेन थे इसके। और आगे दिया गया महाकाल मंदिर जो कि उज्जैन में है। शिव मंदिर करमदंडा जो कि पृथ्वी सेन में है। आगे दिया गया सूर्य मंदिर जिसे मंदसौर में है। और सूर्य मंदिर एक है जो कि बुलंदशहर में है जिसे भाडास्यात भी कहा जाता है। और बुद्धदेव मंदिर है सांची में बोधगया। और धामेख बौद्ध स्तूप सारनाथ में है। जरासंध की बैठक राजगिरी में हुई थी। तांबे की बुद्ध मूर्ति सुल्तानगंज में है जो कि बिहार की तरफ पड़ता है। तो ये देखते हैं गुप्तकालीन रचनाकार मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सभी। दिए गया कालिदास के बारे में।
इन्होंने लिखा है रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम। दोस्तों सभी किताबें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी रचनाएं पूछा जाता है पेपर में। आगे देखिए भारव जो कि कवि थे, ये लिखे हैं किरातार्जुनीयम। दोस्तों पूछता है ये। और आगे दिया गया शूद्रक। शूद्रक ने लिखा है मृक्ष कटिकम। और विशाख दत्त लिखे हैं मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। दोस्तों ये जो मुद्रा राक्षस दिया गया है ये पूछता है कि इसे किसने लिखा है, तो ये विशाख दत्त ने लिखा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्र गोविंद, तो ये चंद्र व्याकरण लिखे हैं। और अमर सिंह लिखे हैं अमर कोश, जो कि संस्कृत का विश्वकोश है। और विष्णु शर्मा लिखे हैं पंचतंत्र, जो कि 50 भाषाओं में प्रकाशित है। और आगे दिया कामंदक, जो नीतिसार है, जिसे अर्थशास्त्र के समान माना जाता है। और वात्स्यायन लिखे हैं कामसूत्र। और आर्यभट्ट लिखे हैं आर्यभट्टियम। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आगे दिया बराहमिहिर के बारे में, तो ये बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका लिखे हैं। और बृहद संहिता और लघु जातक लिखे हैं। और आगे दिया भट्ट के बारे में, तो भट्ट काव्य लिखे हैं जिसे रावण वध कहा गया है। तो आइए देखते हैं आगे। आगे दिए गए हैं चंद्र गोविंद, जो कि बंगाली में है। और बौद्ध लिखे हैं चंद्र व्याकरण। और भास लिखे हैं चारुदत्तम, प्रतिज्ञा, योगधारायणम और स्वप्नवा संवदता, तीनों नाटक हैं। और वाग्भट्ट लिखे हैं अष्टांग हृदय, जो कि आयुर्वेद के बारे में है। और आगे दिए गए हैं पालक्कात्य, तो ये है हस्त आयुर्वेद में पशु चिकित्सा के बारे में है। आगे दिए गए पुष्यभूति वंश, जिसे वर्धन वंश भी कहते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में। दिए गया है पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूत ने हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर की थी। और प्रभाकर वर्धन इस वंश का चौथा शासक था। उसने 2 पुत्र राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन थे। प्रभाकर वर्धन की पुत्री का नाम राजश्री था। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वंश है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और आगे दिया गया है राजश्री का विवाह मौखरी वंश के गृहवर्मन से हुआ था। और आगे दिया गया है हर्ष के विषय में हमें व्यापक जानकारी बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित में मिलती है। और हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, उस समय उसकी उम्र 16 साल थी। दोस्तों हर्षवर्धन बहुत ही साहसी शासक था। इसके बारे में एक बात कही जाती है कि ये जो 5 सालों में जितना धन इकट्ठा करता था उसको प्रयाग में आकर दान दे देता था। और अपने कपड़े को भी नहीं छोड़ता था, ये वैसे एक कपड़ा पहने हुए लौट जाता था। और आगे दिया गया हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे आगे देखते हैं। हर्ष ने कुल 41 वर्ष तक शासन किया, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक था। और आगे दिया गया है चीनी यात्री ह्वेनसांग 629 ईस्वी से 645 ईस्वी के बीच भारत में रहा, तो ये हर्षवर्धन के काल में ही था। आगे दिया गया ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित तथा वर्तमान शाक्यमुनि के नाम से जाना जाता था। दोस्तों पूछता है कि ह्वेनसांग कहाँ का था, तो ये चीन का था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। और हर्ष को शीलादित्य नाम से भी जाना जाता था। हर्ष ने परम भट्टारक तथा उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी। हर्ष एक प्रतिष्ठित कवि एवं नाटककार था। उसने नागानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली नामक नाटकों की रचना की है। बाणभट्ट की रचनाएं हैं हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती परड़े। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। बाणभट्ट की रचनाएं पूछता है, तो हर्षचरित, कादम्बरी एवं पार्वती है। आगे दी गया हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का महायान शासक का समर्थक होने के अलावा विष्णु एवं शैव एवं शिव को भी मानता था। दोस्तों आगे देखते हैं, लेकिन साक्ष्य ज़्यादातर बौद्ध धर्म के बारे में ही मिलते हैं। यहाँ पर दिए गए हैं हर्ष के दरबार में चीनी दूतमंडल 643 ईस्वी में एवं 646 ईस्वी में आया था। हर्ष ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे थे। और आगे दिए गए हर्ष द्वारा प्रयाग में प्रतिवर्ष आयोजित सभा को मोक्ष परिषद कहा जाता था।
दोस्तों अभी मैंने बताया कि ये अपने सभी चीज़ों को दान में देते थे और उसके बाद लौट आते थे। यहाँ पर देखिए मेगास्थनीज, ये प्रमुख विदेशी यात्री हैं जो कि दूसरे दूसरे देशों से आए हैं। तो आइए देखते हैं मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज सेल्यूकस का चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था, जिसे सेल्यूकस ने भेजा था। तो ये 305 ईसा पूर्व में आया था। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। दोस्तों पूछता है कि मेगास्थनीज की कौन सी पुस्तक है, तो ये इंडिका है। या दिया रहता है इंडिका, तो पूछता है ये किसकी रचना है। आगे दिए फाहियान के बारे में, जो कि चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। तो ये 399 से 414 वर्ष ईस्वी तक रहा। और आगे देखिए ह्वेनसांग, तो ह्वेनसांग भी चीन का था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। दोस्तों ये दोनों चीन के थे। तो आगे देखते हैं, आगे दिए गए हैं इत्सिंग, चीनी विद्वान, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, जो 675 ईस्वी से 695 ईस्वी तक यहाँ रहा। दोस्तों आगे दिया गया है अल-बरूनी के बारे में। इनकी एक महान पुस्तक है किताबुल हिंद। दोस्तों आगे इसमें देखते हैं मध्य एशियाई विद्वान था और इसने महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत का भ्रमण किया। इसने तहकीक हिंद नामक पुस्तक की रचना की। दोस्तों अल-बरूनी की एक और पुस्तक है जिसे भी मैंने ऊपर बताया, किताबुल हिंद। तो आगे देखते हैं मार्को पोलो, जो कि वेनिस यात्री था, चीन जाते समय पांड्य राज्य का भ्रमण किया। आगे देखिए इब्न बतूता, दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोरक्को का यात्री था। इसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत भ्रमण किया। इसने रहला नामक पुस्तक की रचना की है। दोस्तों रहला पूछता है किसकी रचना है और किताबुल हिंद पूछता है किसकी रचना है। तो रहला इब्न बतूता की है और किताबुल हिंद अल-बरूनी की है। आगे देखिए निकोली कोंटी, तो ये इटली का यात्री था। देवराय प्रथम, जो कि विजयनगर का शासक था, उसके काल में आया था। दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों आगे दिए गए दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।